एक तो मेरे को यार बहुत चिढ़ मचती है जब लोग पूछते हैं कि डू यू बिलीव इन अ गॉड। सो एक दिन वो गया क्रॉस रोड्स पे, चौराहे पे गया और अपनी लाठी से गॉड का उधर पुतला स्टैचू बना हुआ था, उसको मार दिया, हटा दिया, गिरा दिया। एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्शियस अबाउट थिंग्स, यू कैनॉट बी इमोरल। तो you're basically an explorer of the universe, right? तुम सच्चाई की खोज करने जा रहे हो, and truth is not supposed to be comforting. ये एंटीनेटलिज्म क्या है और क्यों ये इतना इसके बारे में लोग चर्चाएं वगैरह करते हैं? बताओ यार थोड़ा अपने बारे में यार, अभी जाना ही कहाँ है चैट पे इतना मैंने। अपने बारे में कुछ नहीं, आई एम जस्ट guy who did yet another guy who did engineering from a private university in India, and then I was like, उसके बाद कुछ हुआ, I went to MIT, उधर से फिजिक्स के कोर्सेज किए, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के कोर्सेज किए, got this amazing exposure, but then also got this exposure that physics is somehow restricting in nature. So the questions that I have, which we're going to discuss, physics could at most do बस थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए. So reflecting on a lot of suggestions and also अपना खुद का अंदर की आवाज सुनने के बाद I was like कि चलिए थोड़ा philosophy पे ट्रांसफर मारते हैं. Then I went to the UK University of Glasgow and I did a philosophy masters over there. And I kind of specialize, you can say that, in the philosophy of mind, consciousness, ये सब के ऊपर I did my dissertation. So that's pretty much it. Ever since I've been interacting with young kids, बच्चों से बात करना अच्छा लगता है. जो भी लिमिटेड 2-3 ज्ञान की बूंदे हैं वो उनको हम दे देते हैं. That sounded so wrong though. But yeah. So बस यही, कभी स्कूल्स जाते हैं, कभी यूनिवर्सिटीज जाते हैं, कुछ बोलते हैं कॉस्मोलॉजी के ऊपर, पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, फिलोसफी ऑफ कोर्स बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुनने नहीं आते हैं बिकॉज दे हैव दिस देयर इज दिस मिथ अबाउट फिलोसफी दैट ये बस सदगुरु एंड श्री श्री रविशंकर से ही रिलेटेड है. समथिंग अबाउट जब बोलते हैं ना फिलोसफी मत झाड़, what does that mean? It's like कि भाई जो तू कर रहा है, your art of living जो भी है वो मत बोल, अपने तक रख. So yes, so that is a myth that philosophy is only restricted to that. तो इसीलिए बच्चे लोग नहीं आते हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ही फिलोसफी की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये मेरे दिमाग में ये आया कि यार MIT को ना, MIT क्या चीज बनाती है? लाइक क्यों है MIT? तो I'll tell you one thing. MIT में जो एकेडमिक जो पॉपुलेशन का डाइवर्सिटी रेशियो है ना, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगेगा इंडियंस को. फॉर एग्जांपल वहाँ पे 30-40% लोग एशियंस हैं. लाइक ये क्या बात होगी यार, इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, you'll find कि 99% लोग इंडियंस ही हैं, राइट? बट MIT में ऐसा नहीं है. सो बेसिकली अट्रैक्टिंग स्मार्टेस्ट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, भले वो ग्रेजुएट लेवल पे हों या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हों, पर्टिकुलरली जो इंडिया से जा रहे हैं, जो चाइना से जा रहे हैं, उनके लिए इतने सारे फी वेवर ऑप्शंस हैं, इतने सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनको. सो इट्स लिटरली अट्रैक्टिंग. इट्स दैट क्या बोलते हैं उसको, सेंटर है वो उस बिजनेस स्ट्रैटेजी का कि भाई सारे स्मार्टेस्ट लोग उस शहर में आएंगे. शहर से याद आया, MIT इज not lot distant from Harvard, MIT, Boston University, Tufts, ये सब एक 10 kilometers की रेडियस में है. So you can just imagine अगर उस शहर में कदम रख रहे हो तो you'll find the smartest people. So I think it's about that. It's about their very open and liberal collaborative nature as well, है ना? अगर आप उनके साथ जाके सेक्स के बारे में बात करोगे तो पहले तो वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे ऐसे कि ये बात नहीं करनी चाहिए. वहीं पे आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो किसी को, है ना, जब आप बोलते हो कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. सो बेसिकली लेटिंग योर स्टूडेंट ओवरकम हिज थॉट्स दैट अ सोसाइटी वुडंट वांट. तो you're basically an explorer of the universe, right? तुम सच्चाई की खोज करने जा रहे हो, and truth is not supposed to be comforting. So ऐसा नहीं है कि सेक्स नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, सेक्स के बारे में बात नहीं करना चाहिए. ये सब मैटर करता है उस जगह, right? If your dad is a rapist, I will say he's a rapist. You want to take offense? Your offense does not matter to me, right? So we are explorers of truth. तो हाँ, ये मेरे को MIT में अच्छा लगा, एक्सपोजर वहाँ पे इतना मिलता है. नो प्रॉब्लम. आप कंफर्टेबल रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है. रॉ एंड रियल में रखता हूँ पॉडकास्ट को. अरे ध्यान आया, मेरा चेहरा ही ऐसे हो चुका है सीरियस वाला यार. मैं पूरा कंफर्टेबल हूँ अंदर से, मेरे से हंसी निकलती नहीं है.
आई डोंट नो व्हाई यार, ये फिलोसफी पढ़ के पता नहीं क्या ऐसे एग्जिस्टेंशियलिज्म और नाइलिज्म हिट किया किसी जमाने में, उसके बाद से इतना ही स्माइल करता हूँ, लेकिन अंदर से बहुत खुश हूँ। मतलब फिलॉसफी नहीं पढ़नी चाहिए, साइड इफेक्ट है सबसे बड़ा इसका ये। हाँ, नहीं पढ़नी चाहिए। भाई आप क्या कह रहे हो? नहीं मतलब पढ़नी किसी चाहिए। को नहीं पढ़नी चाहिए। I'll tell you what philosophy is. ठीक है? Philosophy is the study of anything that can be studied. ठीक है? अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ये फोन यहाँ पे क्यों पड़ा है, ये फोन किससे बना है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ग्रास ग्रीन क्यों होती है, स्टार्स कितने पुराने हैं, सन क्या सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, ये सब कुछ जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ये सब फिलोसफी में आता है। फिलोसफी इज बेसिकली द सिनोनिम ऑफ थिंकिंग, है ना? सो खुद ही सोचो कि हमको सोचना चाहिए या फिर नहीं सोचना चाहिए, जिंदगी जीने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर आप सच्चाई की खोज कर रहे हो, तब तो बिना सोचे आप वो खोज कर ही नहीं पाओगे, राइट? लेकिन अगर आप सच्चाई की खोज नहीं कर रहे हो, जो कि 99% ऑफ द लोग नहीं करते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है कि किसी एक्सोप्लैनेट पे कोई लाइफ है कि नहीं, या फिर भगवान भी है कि नहीं, वो सपोज करके चल लेते हैं, राइट? तो जीने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और वो इंसिस्टेड भी है, राइट? अगर आप सोचते रह जाओगे, जस्ट इमेजिन यू हैविंग सेक्स, अगर आप सोच रहे हो कुछ तो पूरा मोमेंट बिगड़ जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर आप कोई आर्ट वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई आर्ट पीस एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई मूवी देखने जा रहे हो, उधर आप बोलने लग जाओ, अच्छा इंटरस्टेलर में ये चीज तो गलत थी, क्रिस्टोफर नोलन ने लाइक पॉइंट तुम मिस कर दियो यार पूरे मूवी का, यहाँ सोचने आए हो क्या? तो बेसिकली आई ले आउट दिस स्पेक्ट्रम इन माय लाइफ। एक एंड पे थिंकिंग, एक एंड पे है द एंटोनिम ऑफ थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंसिंग, राइट? And I've always, whenever I've thought about it, I've always come to this conclusion कि चलो ठीक है, फिलोसफी की डिग्री है, थोड़ा बहुत अच्छा भी हूँ फिलोसफी में, तो ठीक है, थिंकिंग वाला पार्ट है, लेकिन मेरे को करना एक्सपीरियंस है, विच इज वाई गो ऑन हाइक्स, आई ऑल्सो डू एफएल स्टूडियो एंड ऑल, आप म्यूजिक सुनना, ये करना, जस्ट थिंक अबाउट इट। लाइक अगर आप सुन रहे हो कि अगर तुम साथ हो सुन रहे हो और उधर आप पॉइंट कर रहे हो कि इधर बी माइनर ऑगमेंटेड 7 यूज किया है यार रहमान ने, तो रहमान बोलेगा यार ये ऐसा आर्टिकुलेट कर पाओ, उसके लिए मैंने नहीं बनाया था यार गाना, एक्सपीरियंस करो, खुश रहो। तो ऑन दैट अकाउंट आई सेड कि फिलोसफी नहीं करनी चाहिए, इन द सेंस कि अगर खुश रहना है, अगर आर्ट ऑफ लिविंग, अगर बढ़िया से जिंदगी गुजार देनी है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, फिलोसफी नहीं करनी चाहिए। एंड मतलब वही है। नॉट ओनली, हाँ, हाँ। a lot of philosophers say this. So I don't know if you've heard about this guy called Osho या फिर नीचे, विटगेनस्टाइन, you know, these guys are like कि फिलोसफी करनी नहीं चाहिए। मतलब ये लोग, इतनी बड़ी आयरनी है कि फिलोसफी डिपार्टमेंट से सैलरी लेते हैं ये लोग, और फिर बोलते हैं कि फिलोसफी नहीं करनी चाहिए। So that's a very fun thing. You know, this guy called Kierkegaard, he was a German philosopher, and said कि philosophy से meaning नहीं मिलेगा, सोचने से meaning नहीं मिलेगा, maybe just base your beliefs on religion. तो डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी से जाके सैलरी लो ना, फिलोसफी से क्यों ले रहे हो? So something like that. Yeah. बिल्कुल। मतलब वही है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि आपको अगर नहीं पता है तो आप ज्यादा खुश रहेंगे, कर्स हो जाएगा वरना इसको जानने के बाद, एक श्राप है एक तरीके का। अगर पता है भी तो भी उसको बार बार आर्टिकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पता है कि ठीक है, दिस इज हाउ माय गर्लफ्रेंड इज, बट आप उसको एक्सपीरियंस करो ना, बार बार उसको सोचने की क्या जरूरत है ना? I'm pretty sure every physicist knows, I'm pretty sure विराट कोहली knows कि how does momentum work। जब वो कैच करता है किसी बॉल को, तो he knows कि मेरे को मिनिमाइज करना है जो उसका जो मेरे को दर्द होगा, इसलिए वो अपना हाथ पुल बैक करता है। That's also a physical concept, I'm pretty sure he's aware of। बट वो ये कैच करते वक्त थोड़ी ना सोचता है कि अच्छा अभी मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये थोड़ी ना सोचता रहता है। सो ऑन दैट अकाउंट आई सेड कि हमेशा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा फिलॉसफी नहीं करनी चाहिए। वैसे एथिस्ट हो आप? kind of depends on what you are referring to by God। एक तो मेरे को बहुत चिढ़ मचती है जब लोग पूछते हैं कि do you believe in a God। I think सामने वाले की जिम्मेदारी बनती है बताने की कि किस चीज को रेफर कर रहे हो, क्या एक क्रिएटर को रेफर कर रहे हो, क्या एक मॉरल आइडल को रेफर कर रहे हो, क्या ए आर रहमान को रेफर कर रहे हो, क्या यूनिवर्स को रेफर कर रहे हो। अगर यूनिवर्स को रेफर कर रहे हो तो आई एम प्रीटी श्योर जितने भी एथिस्ट्स हैं वो एथिस्ट्स नहीं रहे, दे आर लाइक कि अच्छा कौन डिनाई करेगा कि पेन एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? अगर आप बोलो कि गॉड पेन है एक छोटी सी, तो आई एम प्रीटी श्योर कोई एथिस्ट नहीं रहेगा। सो आई थिंक व्हाट मोस्टली पीपल रेफर टू इज कोई एक क्रिएटर हो या फिर कोई मॉरल आइडल हो। तो अगर आप क्रिएटर को रेफर कर रहे हो तो आई डोंट बिलीव इन अ गॉड,
because there have been a lot of objections to that kind of an argumentation. But हाँ, अगर आप moral ideal को refer कर रहे हो कि मेरे को God is the perfect being, मेरे को इसकी तरह बनना है, then maybe I have reservations. Yes, I may be a believer. Yes. तो आपको क्या लगता है But कि जो गॉड I can be pretty sure कि उस टाइप का गॉड जो एक बहुत कंपाउंड डेफिनेशन से बना हुआ हो कि एक तो मैं क्रिएटर हूँ, दूसरा मैं चाहता हूँ कि बलि चढ़ाई जाए मेरे लिए, तीसरा मैं चाहता हूँ कि 7 तरीके के दालें खिलाई जाए बर्ड्स को, चौथा मैं चाहता हूँ कि अगर 7 बार मेरे अराउंड रिवॉल्व करोगे तभी तुम्हारी शादी अकॉम्प्लिश होगी, उस टाइप का गॉड मैं ऑफ कोर्स मैं बिलीव नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गॉड का आइडिया है और सोल का आइडिया ये आया कैसे इंसान के दिमाग में? ये इंसान के दिमाग में एक मजबूरी में आया क्योंकि यू नो दीज थिंकर्स वुड हैव थॉट कि सोसाइटी को ऑर्डर में कैसे लाया जाए, सोसाइटी को स्ट्रक्चर में कैसे लाया जाए। इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, इतने सारे रेप्स हो रहे हैं, कैसे उनको कन्विंस किया जाए कि ये सब नहीं होने चाहिए। तो गॉड वाज इन्वेंटेड, इट वाजंट दैट इट वाज डिस्कवर्ड, समथिंग लाइक दैट। तो दे वर लाइक कि अच्छा गॉड बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ मर्डर नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग मान नहीं रहे हो, तो इसलिए गॉड बोल रहे हैं, मैं तो बस एक मीन्स हूँ, गॉड बोल रहे हैं कि मर्डर नहीं करना चाहिए। देन पीपल आर लाइक ओह अच्छा ये तो ऑब्जेक्टिव सिन हो गया, मैं तो अब नरक में जाऊंगा एंड ऑल। आई थिंक गॉड वाज इन्वेंटेड फॉर दिस पर्पस, बट इट इवॉल्व्ड इन our literatures and in our minds as a representation of truth कि अच्छा ऐसा कोई तो है ही, नरक तो है ही, मतलब come on man, grow up. Yeah. So what do you, are you a believer? No, I'm an atheist. मैं 2 साल पहले ही मैं एथिस्ट बना हूँ, मतलब उससे पहले तो मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं था इस दुनिया में, मुझे लगता है मेरे से बड़ा भक्त था। वही फिलॉसफी पढ़ने के कारण हुआ जो भी हुआ। अच्छा, क्या पढ़ा? सबसे पहले तो गॉड डिलीजन पढ़ ली रिचर्ड डॉकिंस की, और फिर क्रिस्टोफर हिचन्स की गॉड इज नॉट ग्रेट पढ़ ली, और बस यही किताबें पढ़ी। और उसके बाद बहुत सारे डिबेट्स देखता था, वीडियोस देखता था जो एथीस्ट क्रिएटर्स वगैरह यूट्यूबर्स वगैरह हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो जो दीवार थी ना, फेथ की दीवार, उस पर हथौड़े पड़ते गए, क्रैक्स आते गए, और वो इतनी बुरी तरह टूट गई, ढह गई, मतलब बुरी तरीके से। तो अब मेरा भी वही हाल है जैसे आप कह रहे हो कि नाइलिज्म आ जाता है, वही वाला हो गया मेरे साथ भी। But like my suggestion to everyone is कि like देखो गॉड का जो पर्पस था which was to keep society in structure, वो पर्पस अभी भी पर्पस ही है, right? There are a lot of rapes happening still. और अगर people are not very thorough and critical thinkers, so for example you wouldn't expect कि एक arbitrary farmer इतना सोचता होगा कि अच्छा गॉड क्यों नहीं है, या हैं तो क्यों है, so on and so forth. So I think he should just believe कि गॉड है। So again, not as a proposition of truth. ऐसा नहीं है कि God है, but you should suppose and you should behave correspondingly. So that is something that I nonetheless say to believers कि हाँ, like feel free to believe in him, because believing in that respect gives happiness. Unicorns का example देता हूँ, चलो God का नहीं। अगर मेरी एक बच्ची है, उसको यूनिकॉर्न का सॉफ्ट टॉय से हैप्पीनेस मिल रही है, तो ठीक है, क्यों नहीं, यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट। तो ये मेरे को प्रॉब्लम लगती है बिलीवर्स में भी, जब वो बोलते हैं ना कि आई बिलीव इन गॉड, ठीक है चलो आगे बढ़ो, क्यों, व्हाई डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू सपोज इट, और इज योर बिलीफ ग्राउंडेड इन ट्रूथ? दे आर लाइक कि इट इज ग्राउंडेड इन ट्रूथ। आई एम लाइक ये कैसे हो गया यार, क्या दोगलापन है? बिलीव करो, बिल्कुल ऐश करो, बिलीव करो, जो करना है करो, आजू बाजू सिंबलिज्म करो, उसके ऊपर इतने सारे पैसे बर्बाद करने हैं वो करो, लेकिन ट्रूथ के बारे में कमेंट मत करो। Like what are you after all? What am I after all? एक ऐसा बंदा जिसने बस एक छोटा सा मास्टर्स किया है फिलॉसफी में, आप कौन हो? आप something like have you thought 1% of what Bertrand Russell had thought? Have you thought what have you read 1% of what Osho has read? जब वो लोग नहीं पहुंच पाए एक assertive statement पे, I'm talking about people who are expert in this field, right? Their brain works completely differently. उनके दिमाग में argumentation एकदम बहुत rigorous ढंग से होता है। जब वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि exist करता है नहीं, तो आप किस बेसिस पे ट्रूथ के बारे में कमेंट कर रहे हो? That's essentially my point. मतलब सफरिंग के लिए वो एक पिल की तरह काम कर सकता है, वो ठीक है। सिर्फ सफरिंग के लिए जो इंसान अगर सफर कर रहा है, मान लो उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई इंसान, उसकी फैमिली खत्म हो चुकी है, उसके पास कर्ज, उसके ऊपर कर्ज हो रखा है बहुत ज्यादा, वो बहुत गरीब है, और उसका आखिरी सहारा गॉड है, तो उससे गॉड मत छीनो, बोलो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आप रेशो देखोगे कि कितने लोग गॉड में बिलीव करने के बाद गलत काम करते हैं और कितने लोग गॉड में बिलीव करने के बाद गलत मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, तो देखोगे कि यार मतलब मेरे ऐसे नहीं कह रहा हूँ कोई स्टेट मेरे पास कोई डाटा है, पर आप देखेंगे 95% टाइम आप देखेंगे गलत काम ही कर रहे हैं गॉड में बिलीव करके लोग। ये आप न्यूज़ में देख सकते हैं, इसके लिए तो मेरे को कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप गॉड में बिलीव कर रहे हो और अगर आप कोई एक्शन ये सोच के कर रहे हो कि आपको करना चाहिए था क्योंकि गॉड ने बोला है या फिर किसी पर्टिकुलर थियोलॉजिकल टेक्स्ट ने बोला है, तो आपकी एजेंसी आप यूज नहीं कर रहे हो। लाइक आई लाइक टू गिव दिस एग्जांपल। आई वाज जस्ट मेंशनिंग टू माय डैड ऐसे ऐसे ऐसी मजाक में कि आपने जो बचपन में मेरे को अगर आइसक्रीम खिलाई थी जिसके लिए मैं आपको क्रेडिट करता हूँ, क्या पता आपने वो मेरे को आपने नहीं खिलाई हो, क्या पता सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से आप मजबूरी में यू लाइक अच्छा बच्चे को देनी चाहिए आइसक्रीम इसलिए आपने दे दी हो। इन विच केस आप ही नहीं हो ना पिक्चर में आप हो ही नहीं, तो मैं आपको क्रेडिट कैसे दे पाऊंगा? सो आपकी एजेंसी गायब है उधर से। आप इफ आई आस्क यू हु आर यू, आप ये तो नहीं बोलोगे मैं अपनी बॉडी हूँ, आप बोलोगे आई एम माई एजेंसी। मैं वो शख्स हूँ जो जिसने डेयर किया है तुमसे प्यार करने का, भारत माँ पे पेट्रियोटिज्म लुटा देने का। वो क्या एलिमेंट है? हु इज यू? इट्स योर एजेंसी। और आपकी एजेंसी ही गायब है पिक्चर में अगर आप गॉड की चीजें मान रहे हो तो। नीचे हैड अ वेरी गुड थिंग टू आई टेल यू स्टोरी। तो जर्मनी की हालत बहुत खराब हो रही थी एंड लोग बात किया करते थे ऐसे ही कि यार ये कहाँ जा रहा है हमारा देश, और अब तो पता नहीं भगवान ने क्या लिख रखा है करके। और नीचे सुन सुन के पक गया था। सो एक दिन वो गया क्रॉस रोड्स पे, चौराहे पे गया और अपनी लाठी से गॉड का उधर पुतला स्टैचू बना हुआ था उसको मार दिया, हटा दिया, गिरा दिया। एंड एवरीवन इज लाइक साइलेंस। देन इज लाइक आई हैव किल्ड योर गॉड। अब बताओ जर्मनी को कौन आगे लेके जाएगा? एंड एवरीवन इज लाइक हम। सो दैट्स द पॉइंट, राइट? लाइक आपको आपकी एजेंसी मिली है। मतलब समथिंग लाइक हम जो बिलीवर्स हैं हम उनको ये भी नहीं बोल सकते कि आप गलत कर रहे हो बिकॉज वो है ही नहीं पिक्चर में। हम किसको बोलें कि वो गलत कर रहे हैं? है ना? वो तो है ही नहीं। दे आर जस्ट मैकेनिकल बॉडीज डूइंग समथिंग दैट देयर रिलीजियस और these texts have guided them to say to do. Yeah. वैसे आपको क्या लगता है कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है? नहीं। और हमेशा जो भी ये बोलता है ना कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, वो आई थिंक उसके वो एक रिलीजियस बैकग्राउंड से आता है। हमेशा नोटिस करना, ठीक है? कभी भी किसी से बात कर रहे हो, कोई बोलेगा कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा है कि हमको मर्डर नहीं करना चाहिए, और दिस इज एन ऑब्जेक्टिव थिंग, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो उससे पूछना कि ये बेस कहाँ से आया? आई मीन so see, if you're supposed to set up a belief, it is very sane to start from no belief, right? तो ऐसा it's better to think कि अच्छा ठीक है, we'll get to this law, this rule कि भाई murders नहीं करना चाहिए, but let's actually start from the root of it. और रूट में हमको ऐसा कोई it's just the way physics is objective, the way physical universe is objective. यूनिवर्स हमको बोल रहा है कि चांद एग्जिस्ट करता है, चांद रिवॉल्व करता है अर्थ के राउंड। उस ढंग से यूनिवर्स हमको नहीं बोलता है कि मर्डर नहीं करना चाहिए। तो हम मर्डर क्यों नहीं करते? हम मर्डर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमने ये मीनिंग इन्वेंट किया। हाँ, इट्स नॉट यूनिवर्स हमको बोल रहा है कि मर्डर नहीं करना चाहिए। जिस ढंग से यूनिवर्स बोल रहा है ना कि देयर इज अ मून जो अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहा है, यूनिवर्स वैसे हमको नहीं बोलता है कि मर्डर नहीं करना चाहिए। सो देयर इज नो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, and that is what essentially we call as nihilism, right? Then why do we not commit murder? It's because we invent this meaning. हम लोग imply करते, impose करते अपने ऊपर कि मर्डर नहीं करना चाहिए। क्यों? तो क्योंकि सोशियोलॉजिकली वी हैव सीन कि हम लोग कितने इनसिक्योर हो जाते हैं इस थॉट से कि क्या पता अगर मर्डर्स होते रहे सोसाइटी में तो कोई अचानक से आके स्टैप कर दे पीछे से, ऐसी चीजें ना हो। हमारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव है कि एक पीसफुल, एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी बने, इसीलिए हम ये नॉर्म इम्पोज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का पार्ट था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है ही नहीं।
तो एनीवन हु बेसिकली सेज कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है या हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, टी-शर्ट है इसको सीधी पहनना चाहिए, उल्टा नहीं पहनना चाहिए, लाइक कि भाई थोड़े रेस्ट्रिक्टेड हो, थोड़ा अपने आप को खोलो, जरा देखो, यू नो, बट ओनली इफ यू आर एन एक्सप्लोरर ऑफ ट्रूथ। इफ यू वांट टू लिव, डोंट, सिंपली डोंट। बंदी नहीं मिलेगी, अगर तो टी-शर्ट उल्टा पहनेगा तो बंदी नहीं मिलेगी तेरे को, बट ये भी है। अगर बंदी चाहिए तो मत करना। इफ यू आर एन एक्सप्लोरर ऑफ ट्रूथ तो करना, सोचो जरा। Simple. वैसे कभी आपके दिमाग में ख्याल आया कि यार मान लो सफरिंग खत्म हो जाए, बिल्कुल जीरो सफरिंग्स है, तो क्या जिंदगी को जिंदगी कह पाएंगे हम लोग? मतलब बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगे, तो क्या लगता है सफरिंग क्या एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, टूल है, जिसके कारण ये Yeah, जिंदगी of की गाड़ी course, चल of रही है? course. So, जो भी चीजें हैं जो मीनिंगफुल हो सकती हैं, वो हमको हमेशा नॉर्म्स में मिलती हैं। नॉर्म, NORM, नॉर्म इज समथिंग दैट इज एसेंशियली अ स्पेक्ट्रम। अच्छे के साथ बुरा है, जस्टिफाइड के साथ अनजस्टिफाइड है, ब्यूटीफुल के साथ अगली है। सी, ये एक नॉर्म है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हैप्पी रह पाओ गिवन की सैडनेस हो ही नहीं, मतलब एटलीस्ट इन द वर्च्यू ऑफ इट्स पोटेंशियल, है ना, कि मतलब थिंग्स आर रिलेटिव, राइट? ऐसा नहीं है। सो इट्स समथिंग लाइक आई आस्क दिस ऑफन टू माई सेल्फ कि एक हम ज्यादा खुश रहते हैं या वो बेगर खुश रहता होगा जिसने कभी एक 5 स्टार होटल को देखा ही नहीं, जिसकी कभी इच्छा ही नहीं रहती होगी 5 स्टार होटल को 5 स्टार होटल में जाके डाइन करने की। तो क्या लगता है आपको, कौन खुश रहता होगा ज्यादा? मुझे लगता है भिखारी हमारे ज्यादा खुश है। एम्बिशंस हैं, हम फेल होते रहते हैं, इसलिए हाँ हमको सैडनेस हाँ, आता रहता है। ऊपर व्हाट ऊपर से हम अबाउट सोशल मीडिया हम सोशल मीडिया भी चलाते हैं, तो कंपेयर भी करते हैं, तो हमें ज्यादा दुख होगा। हाँ, हमें ज्यादा दुख होगा। ऑलराइट? हाँ, सो दैट्स द थिंग, राइट? सो बेसिकली थिंग्स आर रिलेटिव इन नेचर, राइट? अगर अगर उस बंदे ने ये उस बंदे के स्पेक्ट्रम में उतनी हैप्पीनेस वाला पोर्शन था ही नहीं, क्योंकि ही वाज नॉट इवन इंट्रोड्यूस्ड टू द कांसेप्ट ऑफ 5 स्टार्स और 4 स्टार होटल्स, राइट? तो उसको उतनी सैडनेस भी नहीं हुई। सो आई थिंक दिस इज एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी दैट आई एडवोकेट। बाय द वे, उससे ध्यान आया, ये जो हम लोग फिलोसफर्स होते हैं ना, अनलाइक द पॉपुलर ओपिनियन, पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोगों से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास कोई आएगा आंसर्स लेने तो हम लोग दे पाएंगे, क्योंकि लाइक हम लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमने दोनों पार्टीज के बहुत सारे लिटरेचर पढ़ा होता है। हमने हमने पढ़ा है कि गॉड, बिलीवर क्या बोल रहा है गॉड के बारे में। हमने ये पढ़ा है कि एथीस्ट क्या ऑब्जेक्शन दे रहा है बिलीवर को। फिर हमने पढ़ा है कि बिलीवर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है एथीस्ट के ऑब्जेक्शन को। फिर हमने पढ़ा है कि एथीस्ट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है बिलीवर के रिस्पॉन्स को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और काफी जनरेशंस में पढ़ रखा है ये। तो हम खुद कंफ्यूज बैठे हैं कि अच्छा भगवान है या नहीं। बट आई, ऑन दैट सेम नोट, आई थिंक इट्स बेटर टू बी कंफ्यूज्ड देन टू सपोज थिंग्स। सो या, लाइक मतलब लोग आके आपने पूछते हैं कि तेरे को आंसर नहीं पता इस चीज का, लाइक यू डिड योर डिसर्टेशन ऑन कॉन्शियसनेस, तेरे को नहीं पता कॉन्शियसनेस है कि नहीं, क्यों होती है। सो आई एम लाइक कि हाँ भाई, नहीं पता तो पूछना छोड़ दें क्या, क्वेश्चंस पूछना छोड़ दें क्या? तो दे आर लाइक कि भाई ये तो अलग ही है। इफ एट ऑल इट प्रूव्स कि हमें करेज है, राइट? कि हम अभी भी पे नहीं करता है फिलॉसफी, राइट? एकेडमिक पोजीशंस बहुत कम हैं, हम लोग क्या करें? There is अभी that. आपने ना अभी आपने कॉन्शियसनेस की बात करी, तो कॉन्शियसनेस को समझने की दौड़ में ना अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? कॉन्शियसनेस को समझने की दौड़ पे हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि न्यूरो साइंटिफिकली, जैसे फिजिक्स के एंगल से हम ये बहुत अच्छे से समझ पाए कि हमारे ब्रेन में कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कॉन्शियसनेस को इन्वोक करते हैं, जो हमको ऐसा महसूस करवाते हैं कि हम कॉन्शियस हैं, और हम करस्पॉन्डिंगली उसके साथ खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रोड डालो उधर, उस लोब को आप स्विच ऑफ कर दो, so you'll essentially be in a state of no consciousness, anesthesia for example, right? So things like those that can be done. But ये हुआ फिजिक्स और न्यूरोसाइंस का डिपार्टमेंट। फिलॉसफी के सामने जो कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज़्यादा, इट्स लिटरली कॉल्ड द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर 2 रीजंस। एक तो आंसर करने के लिए बहुत हार्ड है, दूसरा समझने के लिए बहुत हार्ड है। इट्स समथिंग लाइक, अगर मैं समझाने बैठूँ, समथिंग लाइक ये जो हमारा यूनिवर्स है ये टाइम के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप यूनिवर्स का एक फोटो लो एट से t = 1 सेकेंड,
स्क्रीनशॉट, जिसको आज के जनरेशन में पॉपलिंगो में बोलते हैं स्क्रीनशॉट। एनीवे, सो स्क्रीनशॉट लो यूनिवर्स का, और सेकंड पे स्क्रीनशॉट लो, थर्ड सेकंड पे स्क्रीनशॉट लो, you'll be able to explain कि यूनिवर्स थर्ड सेकंड पे कैसे आया on the basis of यूनिवर्स फर्स्ट सेकंड पे कैसे था and a certain mechanical laws, which is to say in very layman terms, बिना कॉन्शियसनेस के रहते यूनिवर्स में you could have explained how things are there, simple as that. So the question is, why consciousness at all? हम बिना कॉन्शियसनेस के जब सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे थे फंक्शनली, बिहेवियरली, then why consciousness had made its has made its way to existing, something like that, and how मतलब like there is no way how consciousness can penetrate through what we call as physical causal closure. So I'm pretty sure कि नहीं समझ में आएगा, which is completely fine, because like again as I said, it's hard to understand kind of a problem कि एक ऐसा यूनिवर्स जिसको हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर पा रहे थे बिना कॉन्शियसनेस के, तो उसमें कॉन्शियसनेस क्यों है, समथिंग लाइक दैट। तो वो उसमें हमने रत्ती भर का भी प्रोग्रेस नहीं किया है पिछले 2000 सालों से। अभी तक डिफाइन हो पाई है क्या कॉन्शियसनेस? यस, बिल्कुल। सो यू वांट मी टू डिफाइन इट अभी? Sure, it will not go rigorous. Okay. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'll get going with this example called thought experiment called Mary's room. Okay, Frank Jackson का है, अगर anyone is interested, 1979 का उसका पेपर है एपिफेनोमेनोलॉजी के ऊपर उसका है। Anyway, so Frank Jackson asks us to imagine एक लड़की है मैरी, and दो चीजें हैं उसके बारे में स्पेशल, ठीक है? दो चीजें, एक तो ये कि वो एक ब्लैक एंड व्हाइट रूम में है, ठीक है? उस बचपन से उसने कोई कलर नहीं देखा है, ठीक है? और दूसरी है कि वो इतनी बढ़िया साइंटिस्ट है कि वो लिटरली सब कुछ जान सकती है। नाउ दिस इज समथिंग जहाँ पे नॉन फिलोसफर्स हैव ट्रबल इन आर्टिकुलेटिंग कंसीविंग मैरी, यार इतनी बढ़िया कोई कैसे हो सकती है? तो लाइक कि मान के चलो कि है, लेकिन दिस इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, कोई होगा नहीं ऐसे रियल लाइफ में, लेकिन हाँ मान के चलने में क्या है। सो मान के चलो उसने 3-4 नोबेल प्राइजेस जीते हुए हैं, वो फिजिक्स के बारे में जितना जान सकती थी उसको उतना जानती है। ऑन दैट नोट उसने आज तक एक भी कलर नहीं देखा है, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट रूम में है, लेकिन वो कलर्स के बारे में जितना टेक्स्ट बुक से हो सकता था वो उतना जानती है, जितना जान सकती थी उतना जानती है कि भाई कलर रेड है, उसकी ये वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर्स, और ये जब अपने रेटिना को हिट करती है तो इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होते हैं और ऑक्सीपिटल लोब तक जाते हैं, फिर परसेप्शन ऐसे फॉर्मुलेट होता है, फिर हम रेड कलर देखते हैं, रेड एप्पल देखते हैं, रेड रोज देखते हैं, तो इंसान कैसे बिहेवियरली रिएक्ट करता है, उसको अच्छा लगता है इन द सेंस कि डोपामिन उसके ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। जितना सब कुछ हो सकता था जानने वाला वो सब कुछ जानती है, उसने देखा नहीं है कलर रेड क्या होता है। अब उसको 18th बर्थडे पे फ्रैंक जैक्सन दादा बोलते हैं कि आपको हम बर्थडे गिफ्ट देंगे, और बर्थडे गिफ्ट के नाम पे वो उसको उसके ब्लैक एंड व्हाइट रूम से बाहर लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये लीजिए एक एप्पल, रेड एप्पल। और फिर फ्रैंक जैक्सन रुक जाते हैं। दैट्स हाउ ही एंड्स हिज थॉट एक्सपेरिमेंट। अब वो हमसे बात करते हैं कि आप बताइए, चल बात कर, कि मैरी ने कुछ नया सीखा या नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन आइज तो देख ही पाएंगी वो वेवलेंथ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके दिमाग में ये जाएगा कि हाँ भाई ये एक रंग है, कलर है, और मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये खूबसूरत है, टेस्टी लग रहा है एप्पल देखने के अंदर, तो कुछ फील तो करेगी वो। बट ये नहीं कह सकता कि वो ये कह पाएगी कि रेड कलर है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कह पाएगी कि वो रेड कलर है, बिकॉज वो एमिट तो वही वेवलेंथ हो रही है, उस वेवलेंथ पर वो वेवलेंथ कैसे, वो कैलकुलेट कैसे कर रही है वो वेवलेंथ एकदम आंखों से? उसके पास सेंसर्स हैं, उसकी आंखें हैं, वो चलो, लेट्स लीव दैट असाइड। यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि उसने कुछ तो फील किया ना जो आज तक फील नहीं करी, कुछ ऐसी चीज जो वो पहले नहीं जानती थी, व्हिच इज द फीलिंग ऑफ इट, वो उसने आज सीखी। सो फ्रैंक जैक्सन सेज कि ये है कॉन्शियसनेस। लेट्स डिफाइन कॉन्शियसनेस टू बी दैट फीलिंग, दैट एक्सपीरियंसिंग ऑफ द कलर रेड। तो मैरी जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता था रेड के बारे में उतना जानती थी, और अभी वो कुछ नया सीख रही है। तो वो कुछ जो नया सीख रही है उसका नेचर क्या होगा? तो फ्रैंक जैक्सन सेज कि उसका नेचर सब्जेक्टिव होगा, उसका नेचर
ये होगा कि वो मतलब उसका नेचर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कि वो ऑलरेडी जो ऑब्जेक्टिव हो सकता था वो तो जानती थी। तो देयरफॉर वी से कि कॉन्शियसनेस का जो नेचर है वो सब्जेक्टिव नेचर है। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप सनसेट देख रहे हो, सो यू आर गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ वाचिंग अ सनसेट, जो कि मेरे को नहीं हो रही है, क्योंकि इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव थिंग। ऑब्जेक्टिवली तो ऑब्वियसली वी शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम अगर आप लिखना चाहो सनसेट के बारे में एक ऐसे कि सन इतने टाइम, इतने ड्यूरेशन के बीच में इस एंगल से इस एंगल तक पहुंचा, वो तो मैं भी वही लिखूंगा। हम दोनों के ऐसे सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन आपने जो फील किया है ना, वो आपसे पर्टिकुलरली अटैच्ड था। सो दिस इज व्हाट इज डिफाइंड एज कॉन्शियसनेस। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो सब्जेक्टिव चीज, जो मैंने पहले आपको हार्ड प्रॉब्लम समझाते वक्त बताया कि यूनिवर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना इस सब्जेक्टिव एलिमेंट के, तो ये सब्जेक्टिव एलिमेंट क्यों है? सो विच इज टू से कि हम यूनिवर्स को, as I said, मैरी रेड के बारे में जितना जानती थी, that was essentially what an explanation of how red works, right? So see, Mary could explain how red works. Mary could explain way better than how we could, because she has 5 Nobel Prizes in physics. But वो वाला जो सब्जेक्टिव एलिमेंट है, उसकी जगह कहाँ से आ गई इस यूनिवर्स में, इज द पॉइंट। सो हाँ, कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन आपने पूछी, तो कॉन्शियसनेस इज अ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ओके, लेकिन अभी मिस्ट्री है कि क्यों है ये। हाँ, क्यों है ये, इसी के ऊपर सारे रिसर्च वगैरह चल रहे हैं। यस यस यस। और इसके ऊपर कोई फिजिकल रिसर्च चल ही नहीं सकता इस क्वेश्चन के ऊपर, इन द सेंस कोई न्यूरो साइंटिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट इन द सेंस someone who is again by the side of physics, कोई एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं सकता, बिकॉज ये क्वेश्चन किसी मटेरियल चीज के बारे में था ही नहीं। ये क्वेश्चन हमेशा से एक इमटेरियल चीज के बारे में था। इट्स समथिंग लाइक दिस इज समथिंग दैट आई हैव, बाय द वे, आई नीड टू जस्ट ब्लंटली से इट आउट कि पीपल नीड टू, जो मैं बोल रहा था कि मेरे को रियलाइज हुआ कि फिजिक्स के क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, आई वांट टू स्प्लिट देम आउट कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स। फिजिकल यूनिवर्स कंपोजेस ऑफ स्टार्स, मून्स, तारे, तुम, मैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी तो नहीं है यार, बट एनीवे। सो just saying, so these things, phones and all things that occupy volume, mass, and put a dent on space time, ये सारी चीजें की स्टडी फिजिक्स करती है। बट ऐसी चीजें जो फिजिकल हैं ही नहीं, उनकी स्टडी फिजिक्स चाह के भी नहीं कर सकती है। नो ऑफेंस टू एनी फिजिसिस्ट, बिकॉज यू आर बाय द वे डूइंग अ रियली गुड जॉब इन स्टडीइंग फिजिकल थिंग्स। बट ऐसी चीजें जैसे लैंग्वेज, ब्यूटी, गॉड, कॉन्शियस, जब हम गॉड के बारे में बात करते हैं तो हम प्रीटी श्योर कोई नहीं सोचता है कि गॉड एक फिगर में होगा जिसकी 2 आंखें, एक नाक होगा, व्हाटएवर, अगर स्ट्रक्चर इधर उधर भी हो, लेकिन कोई नहीं सोचता कि गॉड एक फिजिकल एंटिटी होगी। We think of God as what we call as metaphysical entity, beyond the physical entity. Language, laws, कोई बोलता है homosexuality is illegal, इस लॉ के बारे में फिजिकल क्या था? कुछ भी फिजिकल नहीं था इस लॉ के बारे में। इंक थोड़ी ना, इंक लॉ थोड़ी ना है, वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है उस लॉ, है ना। उस लॉ को कोई लिखना चाह रहा था, पेपर पे उतारना चाह रहा था, इसलिए वो इंक फिजिकल उसको यूज करना पड़ गया वगैरह, लेकिन वो लॉ जो है वो थोड़ी ना फिजिकल है। सो इन चीजों की जो स्टडी है, जो चीजें फिजिकल नहीं होती हैं, उनकी स्टडी करने वाले लोग होते हैं मेटाफिजिशियंस, जो फिलोसोफर्स होते हैं। तो दैट वाज वन रीजन व्हाई आई गॉट ऑफ फिजिक्स एंड ट्रांसफर टू फिलोसफी। तो हाँ, कॉन्शियसनेस, कमिंग बैक टू कॉन्शियसनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस भी फिजिकल नहीं है। that is also a possibility, right? So that's why एक नॉन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का भी होना चाहिए। कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि यार क्या मैं जो कर रहा हूँ, जैसे हमने डिसाइड किया कि हम पॉडकास्ट करेंगे अभी, ठीक है, तो क्या ये मैंने डिसाइड किया या फिर ये पहले से डिटरमाइंड था? लाइक मैं फ्री विल पे आ रहा हूँ, फ्री विल वर्सेस डिटरमिनिज्म के ऊपर आ रहा हूँ कि क्या हम बस एक पपेट है जो मतलब बस कर रहे हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल के, तो बताओ यार। इसका आंसर मैं लिंक करूंगा मेरे पुराने वाले आंसर से, कॉन्शियसनेस से,
कि बिल्कुल अगर अगर आप यूनिवर्स को एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो देयर इज नो रीजन टू थिंक कि आपने कुछ चीज की होगी। आप बोलते हो मेरा मन किया कि मैं पानी पीऊं तो इसलिए मैंने ग्लास जाकर उठाया, ऐसा थोड़ी ना है। फिजिकल यूनिवर्स ने ऐसी कंडीशंस बनाई कि आपका मन करे या जो भी कुछ है कि आप जाके ग्लास उठाएं। तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस एसेंशियली नो वन कैन से कि फ्री विल एग्जिस्ट्स इन दैट सेंस। बट जो लोग बोलते हैं फ्री विल एग्जिस्ट्स, दे से दैट इन द सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस अगेन, कि दिस फीलिंग ऑफ एजेंसी दैट यू गेट, है ना, कि ठीक है कॉन्शियसनेस भी एक इल्यूजन होगा, बट इल्यूजन तो है कम से कम। इस इल्यूजन के तहत मेरे को अगर लग रहा है कि मेरे को प्यास लग रही है, ठीक है, यूनिवर्स फिजिकल यूनिवर्स ही करवा रहा होगा ये चीज, लेकिन अगर एज लॉन्ग एज मेरे को लग रहा है कि मेरे को प्यास लग रही है और उसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ, डिसीजन लेते वक्त मेरे को ये नहीं रियलाइज हो रहा है कि इस रीजंस के वजह से मैं डिसीजन ले रहा हूँ, फिजिकल रीजंस की वजह से मैं डिसीजन ले रहा हूँ, तो व्हाई नॉट, फ्री विल एग्जिस्ट्स। एंड दैट is again this must be put under the lens of question not answer, है ना। so like you know again ये again एक ऐसा question है जो इतने सालों से चले आ रहा है, but so there is that sociologists इसको अलग वे में आंसर करने की कोशिश करते हैं। they are like कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी बनाएं, उसके लिए there is this notion called responsibility, हम उसको केटर करें। तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अगर उसने मर्डर किया है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी उसकी, ऑन दैट अकाउंट ही हम उसको जेल में डालेंगे, ऑन दैट अकाउंट ही हम औरों को समझाएंगे कि मर्डर नहीं करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दे यूज फ्री विल ओवर देयर, दे सपोज कि फ्री विल एग्जिस्ट्स। तो क्या है मतलब, क्या डिटर्मिनिस्टिक दुनिया है या फ्री विल है लेकिन वो इल्यूजन के रूप में है तो सही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री विल को मान के चलते हैं? सी आंसर इन शॉर्ट इज दिस, अगर आपको लग रहा है कि आप एक डिसीजन कर रहे हो तो आपके पास फ्री विल है। ओके, सिंपल एज दैट। क्योंकि वही है ना, कोई भी कोर्ट में जाके बोलेगा भाई मैं तो मैं तो फ्री विल तो कोई होती नहीं है कुछ, तो ये डिटरमाइंड था पहले से ही, तो मैंने कर दिया मर्डर भाई, क्योंकि भाई कुछ फैक्टर्स थे, उन्होंने मुझे फोर्स किया। तो वो कैसे, क्या आप रियलाइज कर रहे थे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने आपको फोर्स किया? जब आप कुछ काम कर रहे होते हो तो आप यू आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ थॉट। अगेन फर्स्ट कॉन्वर्सेशन दैट यू हैड, फिलॉसफी वर्सेस एक्सपीरियंस, यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, राइट? यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम। एज लॉन्ग एज यू आर एक्सपीरियंसिंग फ्री विल, बिल्कुल है, क्यों नहीं? आपके एक अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा मेरे दिमाग में आया, पर मैं देखना चाहता हूँ एक फिलोसोफर उसका आंसर कैसे देता है। ऑलराइट, व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? सो आई थिंक व्हाट you're मीनिंग टू आस्क इज कि इतनी सारी डेफिनेशंस लोग बोलते हैं कि लव ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। It's not कि what is love, but what do you think is the right version of love one should advocate? Is this your question? या Yes, all right. The holistic answer is, जो आप बोलते हैं, philosopher kind of an answer, it is just to be conscious of things around you. And this is, I'm pretty sure I made no sense right now, but I'll make things sensible right now. So there's this book of Osho called Moral, Immoral, and Amoral. And उसमें there is he just makes up a story, is like कि एक राजा होता है, उसका बेटा होता है, राजा मरने वाला होता है, तो चाहता है कि अब मेरा बेटा मेरे थ्रोन पे आए, लेकिन वो रेडी नहीं होता है। वॉरियर तो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छी तलवारबाजी करता है, आर्चरी बहुत अच्छी करता है, लेकिन राजा बनने के लिए उतना ही थोड़ी ना लगता है। राजा बनने के लिए उसको एक मॉरल पर्सन भी होने की जरूरत है, उसको लव करने की जरूरत है, सो एंड सो फोर्थ, जो उसमें मिसिंग है। तो मेरे को उसको वो ट्रेनिंग देनी है। तो वो क्या करता है, अपने बच्चे को किसी दूर पहाड़ों के ऊपर रहते हुए किसी मॉन्क के यहाँ भेज देता है, ठीक है। और वो बोलता है कि फिर उसका बच्चा जाता है तो बोलता है कि सर हमको सिखाइए आपकी मॉरल कैसे बने, हमको आप बताइए कि क्या चीज़ सही होती है, क्या चीज़ गलत होती है। तो मॉन्क क्या करता है, मॉन्क बोलता है कि सुनने में आया है कि आप तलवारबाजी करते हैं। देन दिस किड इज लाइक, हाँ मैं तलवारबाजी करता हूँ। लाइक चलो मेरे साथ करो। तो एक बार ये लोग फ्रेंडली मैच करते हैं जिसमें वो हार जाता है बच्चा, एंड देन दोबारा फ्रेंडली मैच करते हैं, फिर से बच्चा हार जाता है। 10 बार करते हैं, 20 बार करते हैं, जब तक वो बच्चा जीतता नहीं है। और जीतता है ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग एबल टू प्रिडिक्ट कि ये जो मॉन्क है ये अब नेक्स्ट अटैक किस साइड से करेगा, मेरे को कैसे डिफेंड करना है, मेरे को क्या मोशन करना है, बेसिकली टू बी कॉन्शियस अबाउट हिज मूव्स। उसके बाद अगले 30 डेज के लिए
ये बच्चा सोया रहता है और मॉन्क कभी भी आके उस पर अटैक कर देता है. एंड दिस बच्चा इज लाइक, सर ऐसे क्यों किया, आप सोने भी नहीं दोगे क्या? तो मॉन्क डज नॉट आंसर दैट. एंड देन अगले दिन वही होता है, ये 30 days तक होता है, until this kid gets this intuition कि अच्छा वो सो रहा है बट स्टिल ही इज काइंड ऑफ कॉन्शियस कि अच्छा अब इस टाइम पे मेरा मास्टर आएगा, आई कैन मे बी ट्राई टू अगेन प्रिडिक्ट हिम. एंड फिर एक दिन प्रिडिक्ट कर पाता है सोते सोते और वो ब्लॉक कर देता है. सो बाय द एंड ऑफ 2-3 months he has grown up to be a very good warrior is what he thinks. मॉन्क बोलता है कि हो गई ट्रेनिंग, जाओ. इट्स लाइक कि सर मैं तो यहाँ पे मोरालिटी सीखने आया था, मैं तो सीखने आया था प्यार कैसे करते हैं. एंड देन द मॉन्क इज लाइक, as long as you are conscious about things, you cannot be immoral. So your training was actually this only, like I just wanted to मैं जगाना चाहता था तुम्हारे कॉन्शियसनेस को. So on that note my answer is कि like you just have to be aware, like so Osho goes on to mention if you're conscious, if you're aware, it's not possible for you to rape, therefore you are moral by default. So say on the same note, if I'm just aware about the nature around me, I can never hate a bird. I will obviously love a bird, even if I like cats and lions, and lions are supposed to hunt birds. Still it's not कि मैं lion की side है तू bird है तू मेरी दुश्मन, ऐसे मैं कर ही नहीं सकता as long as I'm conscious. So that I suppose is the truest love anyone can ever demonstrate. मेरे को सब्सक्राइबर वगैरह पूछते रहते हैं, एक चीज अच्छी याद आ गई मुझे, एंटीनेटलिज्म के बारे में काफी बोलते हैं कि यार अब किसी गेस्ट को बुलाओ तो उससे पूछना ये एंटीनेटलिज्म क्या है और क्यों ये इतना इसके बारे में लोग चर्चाएं वगैरह करते हैं. क्या बात है. So I'll tell you, antinatalism is this thing that was made popular by this German philosopher called Arthur Schopenhauer. And इस बंदे को पहले तो मैं बताता हूँ ब्लंटली कि एंटीनेटलिज्म क्या है. दिस व्यू कि आपको बच्चे भी पैदा नहीं करने चाहिए, बच्चों को इस नरक में नहीं लाना चाहिए, इस द व्यू. तो मैं इसलिए ब्लंटली बता दूं कि मैं शोपेनहावर के बारे में बताने जा रहा था कि इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, like there's a tag associated with this philosopher, the pessimist. मतलब सोचो बंदा is like, अगर कोई सड़क पे क्या टैग है, just to have it, it's like मतलब हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, कालिक पोत देते हैं कि सोसाइटी से, है ना. these are things that orthodox people do in India. तो सोचो कोई बंदे को टैग मिला है तो पेसिमिस्ट, मतलब ये होपफुल है ही नहीं ये बंदा. सो एनीवे, तो his thing is कि भाई अपने आजू बाजू देखता है वो, as a philosopher, as a sociologist, as just a spectator of the universe, देखता है कि भाई दुनिया में कितने गम है. And this gum is like, people often say कि existentialism एक 20th century revolution था, but I would also like to credit Schopenhauer for it कि he basically observes कि disparity है एक, हम जो चाहते हैं उसमें और जो यूनिवर्स में chaos मच रखा है उसमें. It's like हम कुछ भी कर लें, मतलब something like very layman version of it कि हम जितनी पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी टॉपर कोई और आ रहा है, something like that. तो ये हो रहा है और ये this is a form of suffering only. ये गम का एक representation है. तो the best way to deal with it is to essentially not deal with it, is what Schopenhauer said. अब हम तो आ गए हैं तो हमको तो झेलना पड़ रहा है, लेकिन हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को ना झेलना पड़े. वो कैसे? बच्चों को नहीं पैदा करके essentially. So this is his view. This is called antinatalism. My thoughts on this is like, it sounds super convincing यार, मतलब like come on man. पहले तो like बंदे को एकदम फैन की तरह मैं पढ़ता हूँ शोपेनहावर को, एकदम पेसिमिस्ट बंदा है एकदम, है ना, मतलब पूरी सोसाइटी ने इसको बोल रखा है कि एकदम गजब. एनीवे, तो काफी कन्विंसिंग लगता है मेरे को. ऑन दैट नोट आई थिंक I also kind of side with it, but again as I said, हम लोग confused रहते हैं, philosophers ज़्यादा ही confused रहते हैं. तो I will not take a very strong stand, but हाँ थोड़ा सा inclined हूँ मैं अभी बच्चे नहीं पैदा करने के उसमें. Of course, जिसकी सोचने की जितनी क्षमता है वो उसके हिसाब से
अपने बिहेवियर्स और एक्शंस करता है। किसी को ये सोचने में आ ही नहीं रहा है कि यहाँ पे सफरिंग है कितनी, कोई बस ये सोच रहा है कि बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसको कितनी खुशी महसूस होगी, जाहिर सी बात है वो बच्चा पैदा करेगा, राइट? सो अगेन नथिंग अगेंस्ट हिम, नथिंग अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ फादर और मदर. So yeah, there is that. But on that note, there's a significant point that I think non-philosophers should learn from philosophers. There's a lot of points that they should not learn from philosophers. But yes, something that they should learn is stand लो यार किसी चीज का. मतलब हम लोग भी स्टैंड लेना चाहते हैं और एटलीस्ट अपने बिलीव्स पे रिफ्लेक्ट तो करो. I'll tell you an instance from Socrates. Okay, so there's this Greek philosopher. बंदे ने सीधा जाके चैलेंज कर दिया कि भगवान नहीं है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, एंड उसके अगेंस्ट में ट्रायल्स हुए एंड देन उसको सजा मिली फाइनली कि आपको मौत के घाट उतारा जाएगा. सो यू हैव टू ड्रिंक दिस हेमलॉक पॉइजन. हाँ, राइट. ओह वाओ, यू नो अबाउट इट. सो टर्न्स आउट कि बंदा इतना इन्फ्लुएंशियल था अपने टाइम पे. This may as well be a myth, but it's a good story to tell anyway. कि जो जेलर था, जो गार्ड्स थे, वो खुद एरिस्टोटल बोल रहा हूँ, सॉक्रेट्स के भक्त थे. एंड उन्होंने बोला था कि बाहर हमने घोड़ा रेडी रखा है आपके लिए, आपको हम बस निकाल सकते हैं, आप निकलो, आप जाके स्पार्टन्स में बस जाना, आप कहीं और चले जाना, है ना, आपको मरने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स लाइक लानत है तुम पे, क्यों नहीं मरूं मैं? मर के मैं एक पॉइंट, मैं क्या अपने बिलीफ से हट जाऊं क्या? तो दैट इज द स्पिरिट ऑफ स्टिकिंग टू व्हाट यू बिलीव. What you believe is something that is really adorable. And second thing, like one of my friends was visiting Italy recently, and he put a story of this guy called Giordano Bruno. वो भी 16th century का philosopher है, and तब तक पिछले 2000 सालों से एरिस्टोटेलियन फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी, जो कि गलत थी. It used to say that Earth is in the center of the universe. So the guy was like, for whatsoever reasons, we're not talking about philosophy here, we're talking about history here. So for whatsoever reasons, banda said कि नहीं, Earth तो नहीं है center में, Sun है center में. So he's basically challenged जो पिछले 2000 सालों से हो रहा है, right? He's basically challenged church. He's basically challenged everyone who thinks कि ऐसे होना चाहिए और हम काफी comfortable हैं ऐसे होने में. तो he was put in jail, and जेल से 6-7 साल उसका टेन्योर होने के बाद, I just use the term tenure anyway, उसका टाइम होने के बाद जब वो बाहर आया और उससे पूछा गया कि क्या आप अब अपने वर्ड्स वापस लेते हो कि सन सेंटर में है, अर्थ सेंटर में नहीं है? इट्स लाइक, क्यों भाई, इस 6-7 सालों में ऐसा क्या हो जाएगा जो ट्रूथ को चेंज कर देगा? अगेन, ट्रूथ इज नॉट सपोज्ड टू बी कंफर्टिंग, राइट? So obviously sun is in the center of the universe, and he was like burnt alive on the street, जिससे कि औरों के लिए एग्जाम्पल साबित हो. The irony is that year when he was put to death was 1600, which was basically it saw an emergence of this new century in Newtonian physics. Newton, Copernicus, पूरी physics पलट के रख जाएगी. By the year 1700 सब लोग बहुत easily accept करेंगे कि sun is in the center of the universe. So yeah, that was a big irony. And this friend of mine whom I was talking about, he actually mentioned कि उसका statue लगा के, church has actually tried to apologize also. So there is that. The moral of the story being कि भाई इन दो लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा, and for their beliefs, and they did not hesitate. They simply did not. तो हम लोग तो इनकी तरह नहीं हैं, हम लोग वीक हैं इनसे, ऑब्वियसली हम लोग वीक हैं, बट हम इनको आइडल्स तो रख सकते हैं, राइट? आपके हिसाब से व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी? क्या हम कभी जान भी पाएंगे, मतलब इसका आंसर? क्योंकि मैं कांट को जानते हो, इमैनुअल कांट जो है एक फिलोसोफर था, आई डोंट नो उसकी प्रोनाउंसिएशन मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं. इमैनुअल कांट ने बोला था कि भैया बात ऐसी है, इतनी लिमिटेशन है क्योंकि हमारे कुछ सेंसेस वगैरह हैं, वो हमें बस उतना ही दिखा सकते हैं. इवन जो डोनाल्ड हॉफमैन है, मे बी शायद, उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है उसके ऊपर कि किस तरीके से इवोल्यूशन ने हमें चीट किया है. लाइक इवोल्यूशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे बस तुझे जिंदा रखना है और तू अपनी डीएनए कॉपीज बना, बस मुझे नहीं फर्क पड़ता तुझे यूनिवर्स को समझना नहीं समझना. तो इवोल्यूशन ने इस तरीके से हमारे साथ खेल खेला कि भैया कुछ लिमिटेशंस डाल दी कि भाई तू ये नहीं देख सकता, ये चीजें नहीं जान सकता, ये नहीं सुन सकता. तो क्या लगता है, क्या हम कभी उस फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे जिस जिस दौड़ में हम लोग जा रहे हैं, साइंटिस्ट वगैरह सब लोग?
राइट, सो आई थिंक यू हैव रेज्ड 2 पॉइंट्स। एक तो ये पॉइंट है कि फिजिकली क्या हम वो कैपेबिलिटी रखते हैं, वो कैपेसिटी रखते हैं कि हम यूनिवर्स को रियली अनकवर करें। उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो आपको जाके किसी इवोल्यूशनरी बिहेवियरोलॉजिस्ट से पूछना पड़ेगा। बट मतलब लाइक माय बेस्ट गेस वुड बी कि लाइक आफ्टर ऑल वी हैव obviously with billions of neurons, but after all they are limited. तो हम limited number of computations कर सकते हैं, limited number of computations कर सकते हैं, तो हम सब कुछ तो शायद नहीं ही जान पाए as being a human. But again, you have to go to you know, an evolutionary guy to for that answer. The second point you raised was कि हमारी तरफ से नहीं, क्या पता हम होते भी एकदम capable यूनिवर्स को जानने के लिए फिजिकली, लेकिन क्या यूनिवर्स है ऐसा अपने आप को पहचानवाने के लिए, समथिंग लाइक दैट, या फिर यूनिवर्स और हमारा जो इंटरफेस है बीच का, जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं, वो क्या ऐसा है जो हमको यूनिवर्स को एक्सेस पूरे ढंग से करने की क्षमता देता है? एंड इमैनुअल कांट वाज इन दैट रिस्पेक्ट एन एग्नोस्टिक। मतलब ही सेड कि हमको एक चीज पता है कि हमको कुछ नहीं पता है और कुछ पता हो नहीं सकता, right? So that is one thing that we can know, we know, so that we simply cannot know about things. So yeah, I think a lot of philosophers have sided with that. 2000 साल पहले कांट के सोक्रेटिस जिनकी बात हुई, he had the same standpoint. He's like कि इतना सब कुछ उसने बोला अपने ट्रायल्स में कि गॉड ये नहीं है, गॉड वो नहीं है, बट बाय द एंड ऑफ द डे हिज फिलॉसफी वाज लाइक, ओ बाय द वे मेरे को कुछ पता नहीं है, तो समथिंग लाइक दैट. So but I think इससे क्या होता है, फिलॉसफी का ऑब्जेक्टिव जो है वो चैलेंज हो जाता है कि सच्चाई की जब खोज कर नहीं सकते तो क्यों कुछ कर रहे हैं. And that gives a philosopher his own kind of an existential crisis जो शायद और लोगों को नहीं आती है कि भाई मैं वो चीज़ क्यों, something like कि भाई मेटलर्जी कि तुम कुछ इंजीनियर वगैरह हो, जानते हो कि ये ओवर एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हम लोग, तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इस पे लगा, समथिंग लाइक दैट. तो आई थिंक फिलॉसफी करने के रीजंस हमको रिफाइन करने पड़ेंगे और हमको समझने पड़ेंगे कि और क्या क्या रीजंस है. It's not simply to obviously you have to approach the line to be able to discover the truth eventually, but byproducts क्या हैं, उन byproducts का significance क्या है. For example, I'm just giving a very weird example. Coding. जब कोई कोड करता है तो what essentially is happening in his body is कि उसका logical part जो है, जो logical faculty है brain की, that's more active. अब फिलॉसफी करके भी वही एक्टिव हो रही है, तो कोई कोडिंग में अच्छा है तो उसको किसको क्रेडिट देना चाहिए, अपने प्रोफेसर्स को जो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स थे, या फिर फिलॉसफी बुक्स को भी जो उसने पढ़ी रही होंगी. इट इज समथिंग लाइक दैट. ठीक है, उसने फिलॉसफी बुक्स को पढ़ के, जो फिलॉसफी बुक्स में बात चल रही थी कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है, उसके बारे में वो कुछ नहीं जान पाया होगा, लेकिन उसके वजह से उसको कोडिंग में तो हेल्प मिली. तो आफ्टर ऑल हेल्प तो मिली ना उसको. सो लाइक बेसिकली स्टॉप अंडरमाइनिंग फिलॉसफी ऑन these accounts. So you have to be very particular. Plus like it's about perspectives. किसी भी सब्जेक्ट में आफ्टर ऑल तुम एक सर्टेन पॉइंट तक ही रिसर्च कर पाते हो, राइट? वेदर दैट बी इन फिजिक्स, बड़ी बड़ी इक्वेशंस जो हम देखते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की, दैट इज आल्सो जस्ट एक सर्टेन पॉइंट तक ही हम वो चीज़ कर पा रहे हैं. तो उस सर्टेन पॉइंट तक हम वो चीज़ कर पाने की वजह से हमारे को यूनिवर्स के बारे में पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं. वो पर्सपेक्टिव्स काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं. तो उन पर्सपेक्टिव्स के लिए हमको अपनी एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए, वेदर वी डू इट फॉर फिजिक्स और फिलॉसफी, राइट? तो हाँ ठीक है, हमको ट्रूथ नहीं पता चलेगा इवेंचुअली, बट तो क्या हुआ, पर्सपेक्टिव्स मिले. पर्सपेक्टिव्स हम शेयर कर सकते हैं बियर पे. दैट तो ऑब्वियसली हैपेंस ना यार. मैथ्स के एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर करते हो, 100 मार्क्स नहीं आए, बस बात खत्म. तो क्या हुआ, 80 तो आए ना. ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग तो है यार, ये सुन के थोड़ा डिप्रेसिंग तो लगा यार कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब जी जान लगा के पढ़ रहा है बंदा, और उसके बाद पता चलता है. बट बिना उस अप्रोच के कि मेरे को 100 मार्क्स चाहिए, आपको 80 मार्क्स नहीं आते, आपको क्या पता 20 आते हैं, अगर आप वो अप्रोच नहीं रखते तो, राइट? that is why I feel that philosophers are really courageous. आपको पता है, अनलाइक मेटलर्जिस्ट जिसका एग्जांपल दे रहा था कि ये और एक्सट्रैक्ट ना किया जा सके, उसको वो चीज नहीं पता है.
लेकिन आपको पता है कि आप ट्रूथ नहीं जान सकते, जैसे समवन लाइक इमैनुअल कांट, मतलब सिसिफस की तरह, हाँ, सिसिफस तो की इट्स तरह, लाइक उसको पता है पत्थर उसने नहीं जाएगा। हाँ, इतनी इतनी बड़ी बुक उसने क्यों लिखी है, फिर इतनी मोटी बुक उसने क्यों लिखी है, मतलब what would have been his objective, what would have been in his psyche and all, right? So yeah, there is that, because you got to have that approach, and you are courageous for having that approach. कोई बुक रिकमेंड कर सकते हो जो, मतलब 3 बुक कोई भी आपकी फेवरेट? 3 बुक्स, ओके, 3 बुक्स नहीं, मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा। सो फिलॉसफी के साथ क्या सीन है कि बुक्स पढ़ के the entire process is to encourage you to think, ठीक है? So अगर one can ideally think, principally think without even reading anything, right? So going towards a book is like really an inapt suggestion, but फिर भी अगर books, so there's this book called Sophie's World, okay? It's not it's basically a fiction, so it's like कोई कहानी की तरह, हैरी पॉटर टाइप की लगेगी. There's a girl called Sophie, अपना neighborhood explore कर रही है, something like that. So that book just encourages you to simply think. बाकी सारे बुक्स हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि सही या गलत क्यों होना चाहिए, या कॉन्शियसनेस क्या होती है, या गॉड क्यों होता है. तो इसलिए जैसे समवन सजेस्टेड मी कि प्लेटो की द रिपब्लिक पढ़ो, एंड आई वाज लाइक क्यों उससे क्या हो जाएगा, मैं कॉन्शियसनेस में कुछ कर रहा हूँ, मैं वो पढ़ के क्या कर लूंगा. सो बाकी की सारी ऐसी बुक्स मिलेंगी कि जो एकदम पर्टिकुलर फील्ड से होंगी. तो मेरे को पता नहीं कि आपके व्यूअर्स क्या पढ़ना चाहेंगे. जस्ट वेरी जनरल बुक इज दिस सोफीज वर्ल्ड, एंड आई ऑल्सो हैव दिस प्लान कि भाई लिखी जाए कुछ. सोफीज वर्ल्ड थोड़ी महंगी आती है, एक सस्ती बुक बनाई जाए और पर्टिकुलरली इंडियन ऑडियंस को केटर करने के लिए कुछ किया जाए. तो देखते हैं कब टाइम मिलता है तो वो किया जाएगा. बाकी वीडियोस हैं, सारे पॉडकास्ट्स हैं, या तो फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? ऐसा ensure कि you don't get bored, simple as that. वैसे फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, ऐसा कंटेंट क्रिएटर अगर आपको जाना है तो? As a content creator तो मैंने genuinely कुछ नहीं सोचा है. My socials are my experiments, simple as that. They have been my experiments. But हाँ, मजा मेरे को भी आया, and it was a good opportunity for me. मैं कैमरा शाई हूँ बिल्कुल, ठीक है? तो like it was a good opportunity for me to practice and open up. So yes, grammar got messed up, but yeah, I hope your viewers get the real point of things that we discussed. And on that note, cool. तो फ्यूचर में मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जब बुलावा भेजूं तो बता देना, और प्लानिंग कर लेंगे अपने आप जैसे, जब भी फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक मैंने 8 पॉडकास्ट किए, सर ये 9वां पॉडकास्ट है मेरा. मुझे लिटरली मैं जितना ज़्यादा आज ना मतलब घुसा हुआ था ना आपकी, मतलब जो आप बातें कर रहे थे, मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि यार ये क्या बात हो रही है भाई, आज ब्रेन गैस मिल रहा है मेरे को. लिटरली में ब्रेन गैस मिल रहे थे मेरे को कि यार मज़ा आ गया, ठीक है? अब मुझे पता नहीं है ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, उनको उनकी मर्जी है, उनका दिमाग है, बट मैंने पर्सनली ये बहुत एंजॉय किया, और ये बस काफ़ी है मेरे लिए, ये काफ़ी है मेरे लिए. भले इस पे व्यूज़ ना है, सब्सक्राइबर ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मज़ा आ गया और काफ़ी है मेरे लिए. सो थैंक यू सो मच दिव्यांश आने के लिए और अपना वक्त देने के लिए. बस बाय बाय, कुछ बोल तो दो आखिर में. क्या बोलेंगे? मुझे थैंक यू बोलो पहले, मुझे थैंक यू बोलो पहले. अच्छा हाँ, ये भी होता है ना, सी फिलोसोफर होने की वजह से इतना उग जाता है इंसान इन सब चीजों से. अच्छा, थैंक यू भी बोलना होता है. सो थैंक यू एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब बाय द वे. पॉडकास्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव किसी भी व्यूअर को फैक्ट प्रोवाइड करना नहीं होता है. इट्स टू गिव पर्सपेक्टिव्स. एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू डू दैट, इट्स सक्सेस, राइट? हम लोग लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं, है ना? वी आर नॉट फॉलोइंग अ प्रोसीजर, द एकेडमिक प्रोसीजर, जहाँ पे हम लोगों को नॉलेज से इक्विप कर रहे हैं, उनको पर्सपेक्टिव्स दे रहे हैं बस, जिससे कि हम उनको एनकरेज कर पाएं. एंड इफ दैट अलोन इज योर objective, I think you're doing a really good job already with these podcasts that you're doing. Thank you for inviting me. And on that note, sayonara. See you again. बिल्कुल सायोनारा, बाय बाय, और दोबारा मिलते हैं. चलो, गुड नाइट.